हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको एसएससी सीपीयू के अंदर जो भी क्वांट के अच्छे क्वेश्चंस आए थे वो कराने वाला हूँ। और ये है आपका पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को फाइंड कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, या फिर आप लोग चैनल में जाना। कल ही मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, तो पार्ट वन का वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनका लेवल काफी अच्छा था और ये सीपीयू के अंदर आए हुए हैं। तो अगर आप सीजीएल का पेपर देने वाले हो तो ये क्वेश्चन वहां पर भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। हम लोगों ने कल छोड़ा था यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, हमारे पास एक सेमी सर्कल है और इसके अंदर भी तीन सेमी सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ करे हुए हैं। क्या गिवन था आपको इस क्वेश्चन में कि जो तीन छोटे वाले सेमी सर्कल है रेड वाले, उन सभी का डायमीटर बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियस बराबर है, ठीक है। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं मान के चलूं कि ये जो पूरी लेंथ है, अगर मैं इसको 6 मान लूं, या फिर आप 3 भी मान सकते थे, इसको अगर आप 6 मानोगे तो जो हर एक का रेडियस है यानी कि डायमीटर जो है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 6/3 हो गया 2। तो जो रेडियस है वो 1 आ गया, ठीक है। जो छोटा मेरे पास रेड वाला सेमी सर्कल था उसका रेडियस 1 आया है, ठीक है। अब ये पूरा अगर 6 था तो आप बोलोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हो जाएगा 3। तो ये आपका कैपिटल आर हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। मुझे क्या बताना है, रेड और ब्लू एरिया का रेशियो बताना है। तो यार देखो, जो हमारे पास रेड एरिया है उसमें आप कह सकते हो कि कितने सर्किल हैं, एक कंप्लीट सर्किल और एक हाफ सर्किल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3/2 पाई आर स्क्वायर, 3/2 इंटू पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। डिवाइड कैसे कर रहे हो आप लोग, ब्लू एरिया। अब ब्लू एरिया कितना है, देखो ब्लू एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीट जो एरिया था। कंप्लीट एरिया में हम लोग क्या लिखेंगे, मेरे पास एक सेमी सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, 3 है जिसका रेडियस, ठीक है। तो कितना आएगा ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैं बोलूंगा 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, जो आपका ऊपर वाला एरिया है रेड वाला उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दो, 3/2 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये रेशियो आपके पास आ रहा है, ये वैल्यू कितनी है, 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ मेरे पास कितना आ गया, 9/2 माइनस 3/2, जो कि हो जाएगा 6/2। इससे ये कट गया, 3/6 यानी कि 1/2। ये है आपका करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था काफी। इस क्वेश्चन को देखो अगेन, एक डीआई का क्वेश्चन हमारे पास है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डीआई के काफी अच्छे क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर आए हैं, ठीक है। क्या गिवन है इसमें आपको, नेम ऑफ विलेज, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल। जे का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ए बी एंड सी। के का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज बी सी एंड डी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ जे एंड के। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया गया है और आप देख रहे हो ऑप्शन भी काफी पास में, ठीक है। तो पहले हम जे की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो एवरेज नंबर ऑफ मेल है ए बी और सी में वो हमको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग इनको ओरली ऐड करो, तो कितना आ जाएगा 2960। फिर इसमें ऐड करना है 1105। तो अगर मैं 2900 में ऐड करता 1100 तो 4000 होता, ठीक है। और 4000 में कितना एक्स्ट्रा हो रहा गया, आपको दिख रहा है कि 65। ये हमारे पास है 4065 डिवाइडेड बाई 5। अभी डिवाइडेड बाई 3, सॉरी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, पहले जाएगा 13 बार, ठीक है, 39 हुआ। फिर कितना बच गया 16, तो ये गया 5 बार। और फिर 5 बार चला गया, तो 1355। ये वैल्यू किसकी आ गई, जे की वैल्यू, ठीक है, ये आपका जे है। अब मैं निकालता हूँ के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी सी एंड डी। इनको ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2500, ठीक है। और इसमें आप लोग ऐड कर रहे हो 1170। तो ऐड करने पर हुआ 0, 7, 6 और 3, ठीक है। ये मेरे पास आया। अब यार ये जो वैल्यू है ना समेशन की, ये तो नहीं कटेगी 3 से, आपको दिख रहा है 3 से नहीं कटने वाली। तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिख लो। अब आपको क्या करना है, ये के की वैल्यू है, आपको करना है जे प्लस के डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड कर रहे होगे तब क्या होगा कि अगेन ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही समझ लो कि 4065 वापस आ गया। तो आप ये करो ना कि आप 4065 को लिखो, यहाँ पे लिखा 3670, इनको ऐड कर लो, तो वो डिवाइड तीन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 5 यहाँ पर 3, वो 1 हुआ तो 7, यहाँ पर 7। अब आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो 6 से, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले मैंने करा 12, तो कितना आएगा 72, ठीक है। फिर कितना बच गया 53, कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, 48, तो बचा 5, 53, ठीक है। क्या आएगा 55 आएगा ना, 55, तो वो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, तो बच गया 1।
10 यानी कि 17, ये आंसर आ गया आपका 1289.17। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में भी थी। और आप देखोगे कि डीआई के जो क्वेश्चन आए उनका लेवल अच्छा है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को कर लीजिए जो मैं आप करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग कर पाओगे। cos 48 की वैल्यू अगर ये है, तो पहले ये बताओ कि sec 48 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, n अपॉन m, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिखना है कि cot 42 कितना होगा, ठीक है। तो यार ऐसे समझो कि अगर cos 48 ये है, तो जो हमारे पास sin 42 होगा वो भी यही होगा। sin 42 डिग्री क्या होगा, m/n। यहाँ से आप बताओ कि जो cos 42 है वो कितना होगा। cos 42 डिग्री आपके पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 - m² डिवाइड बाई n², या आप अंडर रूट में ले रहे हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n² - m², ये अंडर रूट में हुआ, और क्योंकि आपके पास n² नीचे था तो उसका केवल n रह गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, cot 42 लिखना है। तो जब ये लिखेंगे तो cos वाला टर्म ऊपर आएगा, यानी कि अंडर रूट n² - m², ये तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा, केवल ये m। तो यही टर्म है जो लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, पढ़िए इस क्वेश्चन को। Man borrowed 50,000 from a bank at 10% per annum, compounded annually. At the end of every year, he pays 15,000 as part payment of the loan and interest. How much does he still owe to the bank after 3 such installments? तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये कि जो टोटल हमारे पास अमाउंट है जो वापस करना है 50,000, उसकी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो वर्थ क्या होगी, इसकी वर्थ कितनी है 3 साल बाद, तो आप क्या बोलोगे। 3 साल बाद लेंगे या फिर हम लोग कब लेंगे, देखो क्या गिवन है आपको, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 15,000। तो जैसे यहाँ पर ये पैसा था, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर इतना वापस करा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगेन उसने एक इंस्टॉलमेंट करी, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और यहाँ पर उसने एक सर्टेन अमाउंट वापस करा, ठीक है। यहाँ पर कितना वापस करा, 15,000, यहाँ पर भी 15,000 वापस कर दिया, और लास्ट में ये वाला 15,000 भी वापस कर दिया, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ कि जो ये मेरे पास 50,000 है, इसकी वर्थ क्या होती इतने टाइम पीरियड में, इसकी वर्थ क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्थ, जो इसकी वर्थ है वो कितनी होगी। तो आपने देखा टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल में जो इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, आपको पता है 21% और फिर 10% लगा दो तो 33.1%, इतना परसेंट इंटरेस्ट इस पर मिलना चाहिए था, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा वर्थ इसकी हो जाती 3 साल बाद, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। अब यहाँ पर जो ये अमाउंट है मेरे पास, ये आपका इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि 2 साल इंटरेस्ट पर रहा, पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने भरी थी, तो इस पर मिलना चाहिए 21%, इस वाले पर मिलना चाहिए 10%, ठीक है। तो यहाँ कितना बना टोटल, यहाँ आपके पास बना टोटल में 31%, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मिला 31%, तो 31% किस वैल्यू का, 31% ऑफ 15,000, ये आप लोग निकाल लो कितना आ रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है यार कि 31 × 15 करना पड़ेगा, ठीक है। 31 × 15 ये आपके पास आ जाएगा 465, ठीक है। तो मेरे पास है 465 और 0, ठीक है। इतना इंटरेस्ट मिला मुझे जो इंस्टॉलमेंट थी उस पर। अब यहाँ पर वापस आओ, जो ये अमाउंट था इस पर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना होना चाहिए, 33.1%। ये भी आप लोग सॉल्व कर लो, 33.1 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 16550, ये आएगा, ठीक है। 16550 इतना इंटरेस्ट इस पर बैठता है, ठीक है। और यहाँ टोटल कितना वापस करा, 15,000 15,000 15,000, तो इसका भी हो गया कितना टोटल में, इनका समेशन, ये समेशन हो गया 45,000, ठीक है। अब इनका डिफरेंस ले लो, ये जो टोटल अमाउंट आपके पास आ रहा है इधर 50,000 और ये 1650, आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर आप ये समझ लो कि आप इन दोनों को माइनस कर लो तो 5,000 बच गया, ठीक है। और अब ये जो इंटरेस्ट है इनको माइनस कर लो तो कितना बच जाएगा, तो आप देख रहे हो 5,000 यहाँ पर, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 11,900 का, ठीक है। दोनों इंटरेस्ट में इनको जोड़ लो, करेक्ट आंसर है 16900, ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में होता तो ये इजी हो जाता, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में था तो आपको ये सब चीज उसमें करनी पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन को देखो, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स यूजिंग अ faulty बैलेंस which measures 25% less. He then marks up his items 15% above the cost price. If he also gives a discount of 10%, then find his net profit percentage on 1 kg items. देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि एक फॉल्टी बैलेंस है जो कि 25% कम मेजर कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर 1000 ग्राम उसको देना था तो वो उसके कंपैरिजन में केवल 750 ग्राम दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसको 4 आइटम देना चाहिए था तो वो 4 आइटम ना देकर केवल 3 आइटम दे रहा है। तो सीपीएसपी आप ऐसे लिख लो, पैसा तो उसने जो आइटम था पूरा उसका ले लिया 4 यूनिट का, पर उसने सामान केवल 3 यूनिट दिया, ठीक है। तो उसकी जेब से सामान गया, शॉपकीपर के परस्पेक्टिव से उसकी जेब से सामान गया 3 का और उसने पैसा ले लिया पूरे 4 का, ठीक है। अब उसने क्या करा, मार्कअप भी कर दिया 25% का, 15% का, यानी कि 20 की चीज उसने कर दी कितने की, 23 की। ये होता है 15% का मार्कअप, ठीक है। और क्या करा उसने, 10% का डिस्काउंट भी दे दिया बेवकूफ बनाने के लिए, यानी कि 10 की चीज उसने 9 की बेच दी। इन सब का आपको सक्सेसिव बताना है। इसको काट लो, यहाँ पर 3 रह जाएगा, इसको काट दो, यहाँ पर 5 रह जाएगा। 50 का आइटम कितने का चला गया, 23 इंटू 3 यानी कि 69 का, ठीक है। तो देख लो कितने का फायदा है, 19 का डबल 38%, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड से अगर आप करते हो इस क्वेश्चन को तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। रेशियो में मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज आपने समझी होगी। ये क्वेश्चन गलत है, और गलत इसलिए क्योंकि ये जो ए बी आपका डायमीटर है वो फिगर में नहीं दिख रहा, आप देख रहे हो कि ये थोड़ा बाहर जा रहा है, और इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन जिसने भी लगाई हुई उसको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। करेक्ट फिगर में क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे मैंने किसी और चैनल पर देखा कि ये लाइन से ज्वाइन होती है, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में ज्वाइन होती है, तब वो करेक्ट फिगर बन जाता है, और आसान क्वेश्चन ये काफी होता है, ठीक है। तो फिगर गलत बना दिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो आदमी ये बैठ के सवाल बना रहा है, जो भी है टीसीएस के ऑफिस में या फिर जिसको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कभी कभी क्वेश्चन को ट्राई करता है कि ज्यादा से ज्यादा इसको हम बनाए टफ, मुश्किल बनाए, और उस चक्कर में वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर कर आगे एकदम काम खराब कर देता है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 72 एंड 5a इज a. What can be the least common multiple of 108, 72 एंड a? ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझना। मेरे को क्या गिवन है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 108, 72 और 5a का, वो a है। तो 108 बेसिकली है क्या, 108 अगर आप देखो तो है, हम कह सकते हैं 36 इंटू 3, है ना, 36 इंटू 3 है, यानी कि, और ये क्या है 72, फिलहाल यहीं पर छोड़ो इसको। 72 क्या है, 72 आपका है 36 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरे पास 5a, 5 टाइम्स a, इसका जो HCF है वो केवल a है। तो आप लोग इस चीज को समझो कि भाई a की अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे लेट सपोज इस क्वेश्चन में a को अगर मैं सिंपली देता लेट सपोज 3, ठीक है, 5a को मैंने 3 ले लिया, जो a है मेरा उसको मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो HCF क्या है, तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है, ये 5 जो है ना, वो तो इनमें है ही नहीं, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें कोई 5 नहीं है, इसमें भी आपका 5 नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो हमको 5 के बारे में सोचना ही नहीं है। 5 तो HCF में आ ही नहीं सकता क्योंकि इनमें 5 का फैक्टर ही नहीं है जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है। तो हमको केवल a पर फोकस करना है, जो भी यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू को 3 ले लूँ तो मैं इसमें से 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, मैं इसमें से भी 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू को कुछ और लेता, जैसे मगर a की जगह में 3 ना लेकर मैं कुछ और ले लेता, मैं 4 ले सकता था इसको, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो भी क्या होता, तो आप यहाँ से एक 4 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से भी आप एक 4 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भी आपको कोई फैक्टर रहता है क्योंकि ये जो 5 है ना वो इनमें नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही कोई भी। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर आपको गिवन हुई है दैट व्हाट कैन बी द एलसीएम ऑफ 108, 72 एंड a। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो a की वैल्यू पर डिपेंड भी नहीं कर रहा, ठीक है। आप चाहो तो a की वैल्यू यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लेके दिखाऊं, ए की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 36 ले लूं तब क्या होगा, अगर ए की वैल्यू मैंने 36 ले ली तो आप देखोगे कि 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है। उस केस में जो आपका HCF होगा वो 36 हो जाएगा इन 3 नंबर्स का, क्योंकि 3, 2, 5 इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप क्या वैल्यू को ले रहे हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए केवल मैं इस वैल्यू को क्या ले सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 में कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो HCF है वो क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। HCF आपका हो गया 4। ठीक है, अब देख लो 108, 72 और 4 का जो LCM होगा वो क्या होगा। अब उसमें 4 के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, बस आपको इन दोनों के बारे में सोचना है, 108 और 72 का। तो 108 और 72 इनका LCM बताओ कि कितना आएगा। तो आपको दिख गया कि 216 है, इसको इंटू 3 कर दिया, इसको हमने इंटू 2 कर दिया, तो 216 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बस आपको इसमें थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होना, बस आपका कॉमन सेंस है जो आपको लगाना है। इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है ये सवाल आपसे। क्वेश्चन में आपको गिवन है, देर आर 3 taps A, B and C in a tank. These can fill the tank in 10 hour, 20 hour, 25 hour respectively. At first all the 3 taps are opened simultaneously. After 2 hour tap C is closed and tap A and B are kept running. After 4 hour tap B is also closed. The remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of work done by tap A itself. तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा है पर करने में आसान है। जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 10, 20, 25, इनका मैंने HCF ले लिया या फिर कोई भी मल्टीपल ले लिया, यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, ये 10 है, ये 5 है और ये 4 है, ये है A, B और C। अब आप देखो कि मुझे क्या निकालना है, A ने कितना काम करा परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा कि मैं B और C का काम देखूंगा कि कितना हुआ। तो जो हमारे पास C था वो केवल 2 घंटे के लिए चालू था, यानी कि जो C ने काम करा है वो कितना है 4 इंटू 2। C का जो काम है वो कितना है 4 इंटू 2 यानी कि 8। जो B है वो कितने घंटे के लिए था, आफ्टर 4 आवर टैप B इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो B में देख रहा हूँ कि कितने के लिए था 4 आवर, यानी कि 4 इंटू 5। B का काम हुआ 20 यूनिट्स का, तो 20 और 8 कितना हो गया 28। तो जो बाकी का 72 यूनिट्स है वो किसने करा है, A ने करा है। 100 में से 72, 72% आपका आंसर हो गया। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2A। फाइंड द वैल्यू ऑफ A पावर 4 प्लस B पावर 7। अब वहां पर B पावर 7 है तो मैं तो श्योर नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, पर एक चीज हमको समझ में आ रही है कि वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अभी देख लेते हैं। अच्छा हाँ, आप इसमें ये कर सकते हो, अगर आप इसको लिख लो A स्क्वायर माइनस 2A प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, ये अब 0 के बराबर आया। ठीक है, इसका मतलब A माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 0 है। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर 0 हो। तो आपका A माइनस 1 0 है और आपका B 0 है। अब B 0 है वो तो ठीक है, पर अगर A माइनस 1 0 है तो A का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि A 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 7, तो करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554, 714 एंड 213, लिविंग द रिमाइंडर ऑफ 43, 57 एंड 67 रेस्पेक्टिवली। तो यार आप ये देखना कि ये क्वेश्चन हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं, आप खुद देखना कि अगर मेरे पास एक नंबर है 554, जिसको मैं एक सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, अब वो नंबर कुछ भी हो मैं उसको के मान लेता हूँ, तो कोई यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर होगा यानी कि 43। तो इसका मतलब जो 554 माइनस 43 जो वैल्यू आपके पास आई 511, वो इसका एक मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर मेरे पास है के, उसका एक मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 511 आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन से कट रहा है। ठीक है, ये किससे डिविजिबल है, आप ऐसे समझ लो। तो 511 को आप लोग डिवाइड करके देख लो, दिख गया आपको कि 95 से तो कट ही नहीं सकता। 83 से ट्राई कर लो, 83 से भी नहीं कटेगा किसी हाल में। ठीक है, और 71 से भी नहीं कटने वाला। तो फिर एक ही ऑप्शन बच जाता है आपके पास 73, उससे ट्राई कर लो। 73 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7। ठीक है, 7 बार चला गया, करेक्ट आंसर आपका 73 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आप लोग को। वैसे क्या करना होता है आपको इसमें, कि आप इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो और दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने पर क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी। क्या करना है हमको, स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, तो होगा क्या कि 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा वो तो कट गया। ठीक है, आपके पास क्या आया, फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर है 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक चीज ये आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है, आप यहाँ पर RHS देख लो। यहाँ पर RHS में मैं ले सकता हूँ √2 cos थीटा को इसका स्क्वायर, यानी कि अगेन 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप लोग सेम टर्म को ले लो, इसको क्वेश्चन मार्क मान लो।
यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा दोनों तरफ से कट गया, यहाँ पर बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा ये है आंसर, यानी कि √2 sin थीटा। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको याद भी होना चाहिए, इतनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज 5 times its breadth and its height is 8 centimeter. The area of 4 walls including the doors is 720. Find the total surface area of the cold storage. देखो क्या गिवन है आपको कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, तो वॉल्स के जो डायमेंशन है वो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्स के जो डायमेंशन होंगे उनका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो आपने बोला 2 टाइम्स LH प्लस BH, ये होगा, ये उसका डायमेंशन होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास है 720, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका H इंटू एल प्लस बी आया वो कितना हुआ, 360, ठीक है। यहां से आपने देखा कि जो L प्लस बी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिवाइडेड बाय 8, जो कि हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखो कि L क्या था, लेंथ वॉज 5 टाइम्स द ब्रेथ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 6B, ठीक है। एल को आपने लिख दिया 5B, 6B आपके पास आ रहा है 45, तो जो बी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काट लो 15/2, ये आ गई बी की वैल्यू। और एल कितना आ जाएगा, एल आपके पास आ जाएगा इसका 5 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 75/2। ये सब चीज आपके पास आ चुकी है। क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया अगेन। अच्छा एक चीज आप लोग ये कर लो कि आपको ये तो पता ही था कि इंक्लूडिंग द 4 वॉल्स 720 है, तो 720 में क्या ऐड कर लो, 720 में आप लोग ऐड कर लो 2 टाइम्स LB, ठीक है, 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया 225, इंटू 5 मैंने अलग से लिख लिया, और यहाँ पर डिवाइड में 2 इंटू 2, इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो 720 में क्या ऐड करना है, 225 इंटू 5, जो कि आपके पास हुआ 1125, तो 1125 इसका आप लोग हाफ कर लो, 1125 का हाफ, ये आपके पास आ जाएगा 562.5, ये आपको ऐड करना है इसमें, 562.5 इसमें ऐड करना है 720 में, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 720 प्लस 562.5, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन अब ये है आपके सामने, और ये क्वेश्चन पढ़ने में इतना बड़ा है, ठीक है। क्या गिवन है इसमें आपको, इन अ जर्नी ऑफ 3 अनइक्वल लैप्स a car covers a distance of 200 km in 4 hours in the first lap, while another 162 km at a speed of 15 मीटर पर सेकंड in the second lap, ठीक है। It covered the remaining distance of the final lap in 4 hours such that the average speed of the car for the entire journey was 50 km per hour. What was the speed in the third lap of the journey? तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है कि जो पहला लैप है उसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 200 किलोमीटर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड आपको एंटायर जर्नी की गिवन है, वो थी 50। अभी एवरेज स्पीड होगी क्या, जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो कि टोटल टाइम है, सिंपल सी बात है, क्या। अब देखो हमको क्या पता है कि जो पहला डिस्टेंस था वो कितना था, 200, तो 200 का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हुआ 200 इधर पहले फेज में। सेकंड फेज में क्या हुआ, वाइल अनदर 162 किलोमीटर, तो मैंने लिखा यहाँ पर 162 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस था। अब देखो जो लास्ट वाला डिस्टेंस है वो तो पता नहीं, तो उसके मैंने लिख लिया प्लस एक्स, इतने किलोमीटर रहा होगा। इसको आप लोग डिवाइड कर लो, जो भी स्पीड थी, सॉरी जो भी आपके पास क्या था टोटल टाइम था उससे, ठीक है। तो पहले फेज में तो 4 घंटे लगे, मैं यूनिट को यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पर लगे 4 घंटे प्लस, अब नीचे देखो क्या आएगा, और 162 किलोमीटर जो था वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड में था, तो यहाँ पर ये थोड़ा कैश है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि जो 15 मीटर पर सेकंड है उससे इतने डिस्टेंस में समय कितना लगेगा, ठीक है। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 को 18/5 से, ठीक है। तो कितना हुआ ये, तो आपको दिख रहा है कि 54 हो गया, 54, और यहाँ पर कितना है 162, यानी कि 3 घंटे लगे प्लस 3, और जो लास्ट वाला हिस्सा था उसमें लगे 4 घंटे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, 11 इंटू 50 यानी कि 550, ये किसके बराबर है 362 प्लस एक्स के, एक्स आपका किसके बराबर आया, एक्स बराबर आ गया 138 और 50 यानी कि 188, ठीक है।
188 क्या निकालना है मुझे, लास्ट वाले में स्पीड कितनी थी, तो डिस्टेंस था 188, डिवाइड कर लो टाइम से जो कि है 4, स्पीड आपकी आ गई 47। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 3 persons P, Q and R run along a track at speeds of 3 km per hour, 4 km per hour and 6 km per hour respectively. Length of the track is 36 km. Then after how much time will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका एक समझाता हूँ। ठीक है, वो क्या रहा है यहाँ पर कि ट्रैक की लेंथ है 36 किलोमीटर। ठीक है, अब ये लोग गए किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डायरेक्शन क्या है इनकी ये तो हमको नहीं गिवन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि सब लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लोग भागे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, ये था स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप लोग जितने भी ऑप्शन है आप उसमें ये देखो कि क्या वो लोग फिर से यहाँ पर सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ये चीज आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। जैसे आपको ये पता है ना कि जो ट्रैक है वो 36 किलोमीटर का है। ठीक है, अब पहला पर्सन आप देखो जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, अगर 24 घंटे के बाद में देखूं तो वो कहाँ होगा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 72 किलोमीटर, 3 इंटू 24 72। तो 72 के हिसाब से 36 का एक राउंड, 36 का दूसरा राउंड, तो ठीक है वो तो यहाँ पर होगा। अब आप दूसरे पर्सन के बारे में सोचो जिसकी स्पीड 4 है। ठीक है, तो आपने देखा कि 4 इंटू 36 ये कितना हो जाएगा, 144। 144 अगर यहाँ पर है, सॉरी 4 इंटू 24 वो हुआ 96। अब 96 इसका मल्टीपल नहीं है, आपको इसका मल्टीपल देखना है बस, इसका मल्टीपल नहीं यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर हो ही नहीं सकता, तो इसको आपने हटा दिया। अब आप लोग सेकंड ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन में क्या है हमारे पास 36 घंटे, तो 36 घंटे में इसका डिस्टेंस हुआ 108, 108 इसका मल्टीपल है, बिल्कुल है। 4 इंटू 36 ये भी इसका मल्टीपल है, बिल्कुल होगा क्योंकि आप 36 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है 6 इंटू 36, तो वो भी इसका मल्टीपल होगा। तो जो भी डिस्टेंस की वैल्यू इसकी मल्टीपल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब वही तो हुआ कि जो पर्सन था वो घूम के दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। बाकी इसका एक सेपरेट भी होता है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। ठीक है, अलग अलग केस पॉसिबल होते हैं, जब कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा हो, जब कोई उस डायरेक्शन में भाग रहा हो, नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट क्या होंगे, वो सब चीज भी आप उसमें देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, 3 metallic spheres of radius 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter respectively are melted to form a single solid cone of radius 12 centimeter. Find the curved surface area of the cone, correct to 2 places of decimal, take pi per hour 3.14। तो देखो जो हमारे पास स्पीयर्स हैं यहाँ पर, मेटलिक स्पीयर्स, उनको मेल्ट करके हमने एक सॉलिड कोन बना दिया है। ठीक है, उसका हमको क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी उसको लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, इन सभी के लिए तो पाई तो उधर से भी कट जाएगा, 4/3 इंटू आर क्यूब का समेशन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर है 1000, यहाँ पर है 512 और यहाँ पर है 216। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए था कि ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 1728, क्योंकि जो 12 का क्यूब होता है वो इसके बराबर होता है। आपके पास क्या आ गया 1728, जो मैं कह सकता हूँ 12 का क्यूब है, 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, जब भी आप 10, 8 और 6 को मेल्ट करोगे, एक दूसरा स्फीयर बनाओगे, तो आपको वो कितने का मिलेगा, 12 का मिलेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास कोन है उसका वॉल्यूम क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को मैंने इधर पाई से पहले ही काट दिया है, यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर एच, रेडियस है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू जो भी हाइट है एच, तो 2 12 को आप इधर से काट दो, और अब एच जो है वो कितना आ जाएगा, 3 से मैंने 3 को काट दिया, तो एच बराबर आ गया 48। अच्छी बात है। अब देखो एच बराबर 48 है वो तो ठीक है, पर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली पाई आर एल, आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। और वहां थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि 12 48 ये कोई ट्रिपलेट नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि हम 12 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, अंडर रूट में आपके पास आया 1 प्लस 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपके पास आया 12√17। ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है। तो यहां तक कैलकुलेशन अब पहुंच चुकी है। ठीक है, कि आपको 12√17 फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप पाई आर एल निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है एक्चुअल में। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप एग्जाम में कैसे करोगे, मेन प्रॉब्लम तो वो है ना। सच में आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शन इतने दूर नहीं है, ये दोनों ऑप्शन काफी पास में। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, पाई की वैल्यू भी आप ये डाल सकते हो। देखो पाई की वैल्यू आप चाहो तो 22/7 में रखो, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि वहां पर गिवन है तो आप उसको वही रखना। ठीक है, 3.14 चाहो तो ये भी रख लो 22/7 इंटू आर है आपका इधर 12,
और यहाँ आपको लेना पड़ेगा 12 √17, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होती है √17? आपका 4 पॉइंट समथिंग होता है, 4 पॉइंट बना आप ले सकते हो, ठीक है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये है एक्चुअल में कैलकुलेशन, ये एग्जाम में करनी पड़ेगी अगर इस सवाल को करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत सरल आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं एक्चुअल में, और जब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या फिर आप एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैंने दिए आप उनको सॉल्व करोगे, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीजें भी आ रही हैं एक्चुअल में। आप इनसे एक तरीके से वो नहीं कर सकते, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, उन्होंने एग्जाम का रिव्यू देख लिया कि सब सरल आ रहा है और इन सवालों को कर दिया इग्नोर, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि एग्जाम के अंदर ये सब चीज आ रही है, वो उनको नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में आने वाला है। आपको कम से कम ये तो पता होगा कि इस क्वेश्चन में समय लग सकता है, जैसे आपने देखा टेक पाई बराबर 3.14 है और यहाँ पर वैल्यूज डेसिमल में है, और आपको दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन मल्टीपल से भी नहीं होने वाला। तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं बाद में कर सकता हूँ, एक बार के लिए मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि और भी आसान क्वेश्चन होंगे, वापस आके मैं इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले, ठीक है। और इनमें आप चाहो तो गैस लगा सकते हो, बाकी ये चीज सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ इतना खास है नहीं वैसे। 1 + sin² θ माइनस 3 sin θ cos θ ये आपका बराबर है 0 के, और आपको ये बताना है कि cot θ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि 1 जो है उसको तोड़ लें। इसको मैंने लिखा sin² θ प्लस cos² θ, तो यहाँ बन जाएगा 2 टाइम sin²θ, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ -2 sin θ cos θ, और एक क्या था हमारे पास प्लस का cos² θ, और यहाँ पर एक है माइनस का sin θ cos θ। सेम चीज लिखी हुई है, ये आपका 0 के बराबर है। इसे फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 sin θ को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, sin θ माइनस cos θ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं प्लस cos θ को कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, cos θ माइनस sin θ, तो यहाँ से हम लोग माइनस cos θ को कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस cos θ वो ठीक रहेगा, तो अंदर बच गया हमारे पास sin θ माइनस cos θ, ये आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि दो फैक्टर बन गए, एक है आपका 2 sin θ माइनस cos θ, ठीक है, और एक है आपका sin θ माइनस cos θ। अब देख लो कि किससे आंसर आ रहा है, इसके हिसाब से तो आंसर 1 होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 0 होता तो आंसर कितना होता, 1 होता, ठीक है। तो ये तो 0 नहीं है, इसको 0 कर लो। अगर ये 0 है तो आपका 2 sin θ बराबर हो गया cos θ अपॉन sin θ, cot θ बराबर 2 आ गया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अ मर्चेंट मार्क्स अप द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स बाय 40% more than the cost price. He sells 1/5 of the goods at a discount of 10%, half the goods at the mark price, and the rest of the goods at a discount of 20%. तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। देखो मार्कअप जो है वो 40% है, ठीक है। 1/5 ऑफ द गुड्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%, हाफ ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस। तो आप देखो कि 1/5 और 1/2 इनका एक मल्टीपल में 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 10 में से 1/5 यानी कि 2 आर्टिकल उसने बेचे हैं 10% के डिस्काउंट पर, हाफ ऑफ द गुड्स यानी कि 5 आर्टिकल उसने बेचे हैं मार्क प्राइस पर, और जो बाकी के 3 आर्टिकल हैं वो 20% के डिस्काउंट पर, ठीक है। अब आप लोग लिख सकते हो आराम से जो भी मार्कअप और डिस्काउंट हो रहा है, जैसे मार्कअप तो सेम है 40% का, यानी कि 5 की चीज बन गई 7 की, ठीक है। और डिस्काउंट अब कितने का, 10% का, ठीक है। यानी कि 10 की चीज बेची जा रही है, कितने की, 9 की, ठीक है। तो 50 से बन गया 63, 50 से क्या बन गया 63, तो यहाँ पर कितने का फायदा है, 13 × 26% का, 26% का फायदा है यहाँ पर। यहाँ पर अगेन 5 से 7 आपने लिखा, यहाँ तो कोई डिस्काउंट ही नहीं है तो अच्छी बात है। ये जो है सीधे 40% का फायदा है। इन 3 आर्टिकल पर क्या है, इन 3 आर्टिकल पर ये है कि 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 5 से 7 तो हमने लिखा मार्कअप का, और अब 10 की चीज हमने बेच दी 8 की, तो 50 से क्या बन गया 56, तो यहाँ फायदा जो है वो है 12% का, ठीक है। अब आप लोग ये समझना कि मुझे क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इन 3 वैल्यू को पकड़ के ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है। वो उससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको देखना पड़ेगा कि 2 आर्टिकल मैंने बेचे 26% के फायदे पर,
5 आर्टिकल 40% पर और 3 आर्टिकल 12% पर, तो टोटल परसेंटेज में निकालो। तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू 26 यानी कि 52, यहाँ पर हुआ 5 इंटू 40 यानी कि 200, और यहाँ पर हुआ 3 इंटू 12 यानी कि 36। इतना परसेंटेज में फायदा हुआ। डिवाइड कर दो सभी आर्टिकल्स में, 2, 5 और 3 यानी कि 10। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है 288 डिवाइड बाई 10 यानी कि 28.8%। ऐसे आप लोग आंसर तक आ सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और इस डे को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि बहुत मुश्किल कुछ पूछ लिया है। बहुत सरल चीज है। ठीक है, बस समझने की इसमें बात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप टू द अनसक्सेसफुल स्टार्टअप इन द फिनटेक सेक्टर? तो फिनटेक का आप देखो, ये है 256 और ये है नंबर ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, फिनटेक की जो सक्सेसफुल है वो कितने हैं? 104। तो आप देखो कि सक्सेसफुल कितने हैं? 104। इसका रेशियो बताना है अनसक्सेसफुल के संग। तो इनका डिफरेंस जो है वो है कितना? 256 माइनस 104, ये आपके पास आ जाएगा 152। अनसक्सेसफुल स्टार्टअप कितने हैं? 152 में। आप इनको काट सकते हो, 8 से काट लो, यहाँ पर रह जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 19। तो ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 3951 व्हेन द लार्जर नंबर, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 12 एंड द रिमाइंडर इज 13, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर इज व्हाट? तो यार इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि लार्जर नंबर को मैं मान रहा हूं कि वो y है। तो y किसके बराबर है? क्वोशिएंट इज 12 यानी कि 12x, x होगा छोटा नंबर, प्लस रिमाइंडर जो है 13। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 3951, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो आपका y माइनस एक्स है वो किसके बराबर है? 3951 है। आप इनको ऐड कर लो या फिर आप इनको माइनस कर लो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप माइनस कर लो, माइनस करने से क्या फायदा होगा कि एक तरफ से एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली ये कर सकते हो। आप ये अगर ना समझ में आ रहा हो तो y की जगह ये इस वैल्यू को रख दो, 3951 प्लस एक्स। ये y की वैल्यू तो है, ये किसके बराबर है? 12x प्लस 13 के। ठीक है, तो यहाँ से जो 11x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3938। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? पहले चला जाएगा 3 बार, फिर बचा 63 तो गया 5 बार, फिर ये जाएगा 8 बार, x की वैल्यू हो गई 358। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू आएगी? आप 3951 में से 358 को माइनस कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा y बराबर 3593। इसका सम ऑफ डिजिट मुझे बताना है। अच्छा सॉरी, इसमें ऐड करना है ना। y बराबर 3951 प्लस एक्स है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास है 3951 प्लस 358 जो कि आपके पास आएगा 4309। ठीक है, 4309। इसको ऐड कर लो, 7 और 9 16, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, A can run 250 meter in 25 seconds and B in 30 seconds. How many meters can A give to B in a kilometer race so that the race may end in a dead heat? तो ऐसे समझना आप लोग इस क्वेश्चन को कि हमारे पास एक रेस है। ठीक है, 1 किलोमीटर की। अब ये जो रेस है, इस रेस में एक सर्टेन डिस्टेंस 250 किलोमीटर का ए कवर कर सकता है 25 सेकंड में और बी कवर कर सकता है 30 सेकंड में। ठीक है, तो ए यहाँ पर पीछे रहेगा और बी अगर आगे रहेगा तो ही तो ये दोनों सेम टाइम पर फिनिश करेंगे, क्योंकि बी की स्पीड है कम, क्योंकि वो समय ले रहा है ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझो कि जो टाइम है उसका रेशियो क्या है। जो टाइम का रेशियो है तो आपको दिख गया कि 5:6 है। टाइम का रेशियो आपको दिख गया कि 5:6 है, यानी कि अगर ए कवर कर रहा है पूरा 6 डिस्टेंस तो बी को केवल 5 कवर करना है, तभी वो सेम टाइम पर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बी को मैं 5 डिस्टेंस दे रहा हूँ, ये है 5, ए का पूरा 6 है, तो ये जो इतना सा हिस्सा है ये 1 हो गया। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 6 है तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 1 हो गया। ठीक है, अब अगर ये जो 6 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर है, तो 1 की वैल्यू बतानी है मुझे। करेक्ट आंसर यही है। डिवाइड कर लो 1000 डिवाइड बाई 6, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। x की वैल्यू 224, y की वैल्यू 322। इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23x एंड
ए इंटू वाई, वहां पर शायद ए इंटू वाई लिखा हुआ है, ठीक है, इज डिविजिबल बाई एक्स एंड वाई, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो देखो इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आए, जब आपने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं करे, तो आप पहले क्वेश्चन को सोचो एकदम ठंडे दिमाग से, ठीक है, ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चन को सोचना है। तो 23x जो होगा वो क्या होगा, तो आपने बोला है 23 इंटू 224, ठीक है, तो 224 को आप लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ठीक है, कि कितना हो जाएगा 224 का, अगर अगर आप लोग फैक्टर करोगे तो कितना होगा, आपने पहले 2 से डिवाइड करा, ठीक है, 224, क्या मैं इसको 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 से डिवाइड कर लो, वो भी ठीक है, तो आपके पास आएगा इंटू 8 इंटू 28, ये आ गया, ठीक है, 23x का मतलब ये हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या है ए वाई, तो इसको मैं लिखता हूँ ए इंटू, वाई क्या है 200, सॉरी 22, 332, इसको भी आप लोग ब्रेक कर लो, 332 को अगर आप लोग दूसरे डिवाइड करोगे तो क्या है 161, 161 को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से कट जाएगा आपका, क्या, तो आपके पास ये क्या आ रहा है 23 का मल्टीपल है, तो 23 इंटू कितना हुआ, 23 इंटू पहले क्या एक बार, ठीक है, तो ये आपका है 23 इंटू 14, ठीक है, तो ये एक वैल्यू आपके पास है और एक वैल्यू ये आपके पास है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों नंबर, ये जो दोनों नंबर हैं, ये डिविजिबल है एक्स और वाई से, ठीक है, तो एक ही क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखो अगर x से मुझे डिवाइड करना है तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर तो x था ही, तो ये नंबर x से डिवाइड, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, ऐसे समझो ये नंबर x से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें 23 इंटू एक्स लिया था, ठीक है। अब ये जो नंबर है क्या ये x से डिवाइड होगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि एक 23 होना चाहिए, वो तो है हमारे पास, ठीक है, 23 इंटू 8 जो है उसमें हमारे, सॉरी 8 इंटू x की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है 8 इंटू 28, ठीक है, तो वो तो इससे डिवाइड होगा x से, जो पहला नंबर था। दूसरे नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो दूसरे नंबर में आप देखो कि मुझे कौन कौन सी चीज चाहिए x से डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर मुझे 28 चाहिए, तो 28 के लिए आप देखो कि 14 मेरे पास है, तो एक मल्टीपल मुझे टू किसका चाहिए, 2 का चाहिए, ठीक है, 2 का एक मल्टीपल होना जरूरी है। ये 23 से तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे केवल x से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि जो हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है ना 8 का, वो फैक्टर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, एक ही फैक्टर मुझे 8 का चाहिए, और यहाँ से जो मेरा 28 था वो क्या है 14 इंटू टू, तो 14 तो यहाँ पर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 23 में से मैं कोई भी 2 का फैक्टर नहीं ले सकता, तो एक फैक्टर मुझे 8 का चाहिए और एक फैक्टर मुझे 2 का चाहिए, ये कंपलसरी है लेना, ठीक है, तो 8 इंटू टू, ये वो चीजें जो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसमें एक ही वैल्यू में एक 16 होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 32 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर 16 होना जरूरी है। अगर मैं केवल 8 लेता हूँ तो एक फैक्टर 2 का कम पड़ जाएगा, तो इसीलिए एक ही वैल्यू को क्या लेनी पड़ेगी 16 लेनी पड़ेगी। आप चाहो तो यहाँ पर y के लिए चेक करो या फिर ना भी चेक करो, सेम प्रोसेस आप यहाँ भी फॉलो करोगे, पर ऐसे आप करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो 16 हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इफ द इक्वेशन k इंटू 21x² प्लस 24 प्लस आर एक्स प्लस 14x² माइनस 9 बराबर 0, एंड एक और इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, हैव बोथ द कॉमन रूट्स देन द वैल्यू ऑफ p अपॉन r इज व्हाट। तो यार आप लोग हमेशा याद रखना कि जब भी बोथ कॉमन रूट्स होते हैं, यानी कि दोनों रूट्स अगर कॉमन है, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब a1 अपॉन b1, a1 अपॉन e2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो जो कोफिशिएंट्स यहाँ पर हैं उनका जो फ्रैक्शन है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कोफिशिएंट्स कैसे लिखोगे, अब आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, तो आपने बोला एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना हुआ, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है 21k, ठीक है, तो जो आपके पास 21k है, 21k डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर एक 14 भी है, सॉरी 21k प्लस 14 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7k प्लस यहाँ पर है कितना 2, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर आपको दिख रहा है केवल r है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है केवल p, इतना ही है, ठीक है, किसके बराबर ही होगा। अब आपको देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं, तो एक तो दिख रहा है आपको यहाँ पर 24k, ठीक है, 24k, और फिर यहाँ पर है -9, डिवाइड किससे होगा ये, यहाँ पर है 8k और इधर है -3, तो 8k -3,
तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे होगा। आपको यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उससे आप आर अपॉन पी या फिर पी अपॉन आर जो भी होगा वो आप बता सकते हो। अब देखो यार, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दो इक्वेशन जो है, एक की पहली वाली और एक जो थर्ड वाली है, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें जो के स्क्वायर वाला टर्म होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। 168 आएगा के स्क्वायर, वो दोनों तरफ आप काट दोगे, ठीक है। तो जो बाकी के टर्म है आप केवल उन पर ध्यान दो। जैसे 21 के इंटू -3 कितना हो जाएगा, -63 के, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 8 इंटू 14 यानी कि 112, ठीक है। तो प्लस का 112 के, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितना आया, माइनस का 42। ये किसके बराबर है, यहाँ पर देख लो 48 के, और यहाँ कितना है -63 के, और इधर फिर है माइनस का 18। अब यहाँ से जो सिमिलर टर्म से आप उनकी तरफ ले, जैसे 63 के मुझे दिख रहा है तो मैंने उसको दोनों तरफ काट दिया, ठीक है। माइनस का साइन के संग था तो मैंने उसको काट दिया। 112 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 112 माइनस 48 ये हुआ 64। तो आपके पास जो 64 के है उसकी वैल्यू कितनी है, ये आपको दिख रहा है कि 42 माइनस 18 है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 24 है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काट लो आप लोग 8 से, तो ये आ जाएगा 3/8। के की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। अब यार ये 3/8 निकालिए वो तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है ना, 3/8 के लिए अगर आप ये देखोगे तो ये 0/0 आ जाएगा, ये आपका 0/0 आ रहा है और वो पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कोई ना कोई वैल्यू गड़बड़ है, वरना ये आंसर आपका आना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग बताना कि क्या ये बोनस क्वेश्चन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसको और भी लोगों से पूछा, किसी और ने मेरे को क्वेश्चन सेंड करा था और बोला था कि इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तब मैं समझ गया था कि हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन गड़बड़ आ गया हो, फिर भी मैं इसको कंफर्म करना चाहता था। तो मेरे हिसाब से भी ये क्वेश्चन आपका बोनस होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को समझो। द एवरेज स्कोर इन एन इंग्लिश एग्जाम ऑफ अ क्लास of 45 students in a coaching center is 52. A group of 6 boys having an average score of 40 leave the class and another group of 8 boys having a score of 43 join the class. What is the new average of score of the class? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको डेविएशन आता है ना तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो। आप ये समझो कि अगर 40 लोग, सॉरी, अगर यहाँ पर 6 लोग चले गए जिनका एवरेज स्कोर 40 था, तो इससे जो हमारे पास ग्रुप था, ये मेरे पास ग्रुप है, इस ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ा, आप केवल ये बताओ। तो आपने देखा यार कि जो यहाँ पर लोग जा रहे हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है, 40 है। पहले कितना था एवरेज स्कोर, पहले था 52। तो जो लोग जा रहे हैं उनका एवरेज स्कोर कम है, ठीक है। तो इससे ग्रुप को फायदा हुआ, अगर जिनके नंबर कम है वो लोग क्लास से चले जाएं, जो भी टॉपर लोग हैं वो तो क्लास में खुशी होंगे ना, क्योंकि उनका एवरेज स्कोर बढ़ गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा, हर एक स्टूडेंट की वजह से 52 माइनस 40 यानी कि 12 का गैप आता। और कितने स्टूडेंट चले गए, ऐसे 6 लोग चले गए, तो 12 इंटू 6, ये हुआ आपका डेविएशन, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका डेविएशन हुआ। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि एक नेक्स्ट ग्रुप है जो कि क्लास में आ रहा है, ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ 8 बॉयज हैविंग एवरेज स्कोर ऑफ 43 जॉइन द क्लास, ठीक है। अब ये लोग अगर आ रहे हैं तो पहले ग्रुप जो था उसका एवरेज कितना था, 52 था। तो इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका एवरेज स्कोर कम है, तो उससे लॉस है, ठीक है। कितने का नुकसान है, 9 का। तो -9 इंटू कितने लोग आ रहे हैं, तो आपने देखा 8, -9 इंटू 8, ठीक है। इतना आपके पास आया, तो ये आपका आया नेट डेविएशन। तो अगर आप देखोगे कि जो हमारे पास नेट डेविएशन आ रहा है वही जीरो है। अगर नेट डेविएशन ही जीरो है तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी आपका 52 ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो भी नेट डेविएशन आता ना, मैं उसको जितनी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अब है उसमें डिवाइड कर देता, वो मेरा करेक्ट आंसर होता, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को डाउट था, और ऐसा शायद एक क्वेश्चन और था जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसमें जो कोफिशिएंट है ना, या फिर जो पावर है, आप उस पर ध्यान दो, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास ये चीज लिखी हुई है, अच्छी बात है। अब आप देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता है, ठीक है। अब आप इसमें ये कर सकते हो, जैसे आपको साइन पावर 12 तक जाना है, ठीक है। तो आपको एक साइन ए की जो भी पावर होगी उसका आपको एक कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ आपको उस चीज का एक चाहिए टर्म जो कि वो बड़ा,
ठीक है, बड़ा टर्म आपको चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन पावर 4 ए। तो ये चीज क्या बन गई, ये आपकी बन गई साइन पावर 4 ए, उसको मैंने पहले लिख दिया, तो साइन पावर 4 ए साइन स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर है। अब यार अगर मैं इसका सिंपली क्यूब कर लूं तो मैं आंसर तक आ गया। ठीक है, मुझे बस इसका क्यूब करना है, इसका हम लोग क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करने से क्या फायदा हुआ कि यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, साइन पावर 12 भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये अगर आप इसका क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको मिल जाएगा साइन पावर 12 है, ये आपका हुआ इस टर्म का क्यूब, प्लस इस वाले टर्म का क्यूब क्या होगा, साइन पावर 6a। ठीक है, एक ये चीज हो गई, प्लस 3a² भी प्लस 3ab², प्लस 3a² भी साइन पावर 8a इंटू साइन पावर 2a, यानी कि साइन पावर 10a प्लस ab² जो कि हो जाएगा साइन पावर 8a प्लस 3 साइन पावर 8a, ये भी इनफैक्ट 1 के बराबर है। ठीक है, यहां से आपको बस कोफिशिएंट ही तो कंपेयर करने हैं, सेम चीज यहाँ पूरी लिखी हुई है, सेम चीज यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, a बराबर 1। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है कि पहले से ही 1 है तो अच्छी बात है, यहाँ पर भी पहले से 1 है। b, ये आपका b हो गया, और ये जो 3 था ये c हो गया। तो क्या बताना है मुझे, प्लस बी प्लस सी, 3 3 6 और 1 7। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 20 पर केजी व्हिच कॉस्ट हिम एट 23 पर केजी, बट व्हाइल सेलिंग ही यूजेस अ फॉल्स वेट एंड गिव्स ओनली 800 ग्राम, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें बताने का कुछ खास है नहीं, वैसे काफी बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देखो जो चीज उसको 30 की पड़ रही है वो कह रहा है कि मैं तो तुमको 20 की दे रहा हूँ। ठीक है, और वो घपला कर रहा है, जैसे 1 किलो के बजाय वो केवल 800 ग्राम दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसे अगर 5 देना चाहिए था तो वो केवल 4 का सामान दे रहा है। ठीक है? इसका आप लोग इफेक्टिव देख लो कि कितना है, यहाँ पर आपको 5 दिख गया, तो 23 का सामान इफेक्टिवली 25 का बेचा जा रहा है। ठीक है, कितना फायदा है, 2 यूनिट का, तो 200 डिवाइडेड बाई 23, ये आंसर आएगा। पहले 8 बार किया तो कितना हुआ, 8 बार अगर आप काटोगे तो आ जाएगा 184, फिर कितना बच गया, 16 बच गया। ठीक है, तो 8 16/23% कहां पर है, ऑप्शन बी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, शायद सिलेक्शन पोस्ट में आया था, और तो मैं बता रहा था आपको कि इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है इनफैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट निकालने के लिए, और वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। कैसे करना है सवाल को, देखो हमको क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज L एंड द पेरीमीटर इज 4p देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आप लोग ऐसे समझो इसको कि पेरीमीटर 4p है ना, इसका मतलब हर एक जो साइड होगी वो p होगी, सिंपल सी बात है एकदम, हर एक साइड जो आपकी होगी वो p हो जाएगी। हमारे पास 2 डायगोनल है, ऐसे हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं। ठीक है, और इन दोनों डायगोनल्स का समेशन कितना है, L है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का समेशन कितना, इतना हाफ हिस्सा और एक इतना हाफ हिस्सा, तो इनका समेशन L/2 हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, इनका समेशन क्या हो गया, आपके पास हो गया L/2। ठीक है, तो मतलब अगर मैं एक डायगोनल को मान लूं कि x है, ये वाला जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, सिंपली L/2 माइनस एक्स, इतना ही तो आ जाएगा। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर वो मैंने x लिया है, इसको मैं सिंपली y ही ले लूं, y। ठीक है, तो इनका जो समेशन है x प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों डायगोनल्स का समेशन आप उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यार आपको दिख रहा है कि अगर मैं ये करता हूं तो मुझे मिलेगा x² प्लस वाई² प्लस 2xy, ये तो मिलेगा, सिंपल बात है। x प्लस वाई कितना है, जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों का समेशन कितना है, L/2, तो ये है आपका L/2 का स्क्वायर। तो L/2 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, x² प्लस वाई² पाइथागोरस से p²। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2xy, उसको आप लोग ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, L²/4 माइनस p², ये किसके बराबर है, 2xy। ठीक है, अब आप लोग ये आप लोग इस बात को रिकॉल करो कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, सिंपली हाफ d1 d2, ये तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट है हमारे पास वही हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब जो आपका पहला डायगोनल है वो कितना है 2x, दूसरा डायगोनल है 2y, तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, हाफ ऑफ
2x इंटू 2y, यानी कि आपको 2xy निकालना है, यही आपका एरिया है, और वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज है, आप चाहो तो इसमें 1/4 को बाहर ले लो। देखो वही चीज हमारी लिखी हुई है, बस लिखने का तरीका अलग है। आपने 1/4 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया, एल स्क्वायर, और वहां पर क्या गया -4p²। केवल कंफ्यूज करने के लिए वैसे लिख दिया है, करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कैसे करोगे इस सवाल को? तो देखो यहाँ पर हमारे पास x इंटू एक्स माइनस फाइव कितना है, -1 है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस फाइव बराबर हुआ -1/x के। ठीक है, तो जो आपके पास x प्लस 1/x है वो कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये बताओ कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। x³ प्लस 1/x³ हो गया हमारे पास 5³ माइनस 3 × 5 यानी कि 110। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें कि x³ ने से एलसीएम ले लिया सिंपली, तो अंदर आया x³ प्लस 1, यही तो आएगा। अच्छा सॉरी, मैं उसको गलत लिख दिया मैंने। एक स्टेप ये है कि आपने इस टर्म को वहां भेज दिया और 110 आपका इधर आ गया, तो x³ माइनस 110 जो है वो कितना है, -1/x³। अब ये वाला जो x³ है वो आपका यहाँ पर आ गया, तो वही चीज हमारे पास आ गई, x³ इंटू x³ माइनस 110 बराबर हुआ -1 के। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग इस सवाल को एग्जाम में अगर आ गया तो यहाँ आप लोग देखो कि ये हुआ आपका, इधर देख रहा हूँ मैं पहले 2/8। ठीक है, तो 3 माइनस 2/8 कितना बच गया, 1/8। 5 माइनस 8 माइनस 1/8 यानी कि 4/8, जो कि सिंपली होता है 1/2। तो इतना जो हिस्सा था वो सिंप्लीफाई होकर केवल 1/2 आ चुका है। ठीक है, 1/2 ऑफ कितना 8.8 यानी कि बचा 4.4। 4.4 माइनस 1.2, 4.4 माइनस 1.2 यानी कि कितना रह गया, सिंपली 3.2। तो न्यूमरेटर में क्या है, 3.2 है। डिनोमिनेटर की तरफ हम लोग आते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले हमको ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि 10 होना चाहिए, 2/10। ठीक है, यानी कि 1/5, तो ये आपके पास है 1/5। यहाँ देखो कितना है, यहाँ पर है 25/6 डिवाइडेड बाई 2.5 है ना, यानी डिवाइडेड बाई 5/2। तो उसको मैं लिख लेता हूँ इंटू 2/5। इसको इससे काट दिया आपने तो 5 रह गया। ठीक है, यहाँ पर 3, तो 5/3 यहाँ आ गया। ठीक है, 5/3 इंटू 2। ठीक है, 5/3। अच्छा सॉरी, वो वाला जो 2 था वो उसको मैं वहां पर ले चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 5/3 है। 5/3 इंटू 1/5 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या है प्लस का, इसको आप लोग लिख लो 6/8। 6 माइनस से कितना हुआ 3, तो ये हो गया 3/8। ये आपकी डिनोमिनेटर की चीज है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इससे आपका ये कट गया। तो 1/3 प्लस 3/8 ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कितना आएगा। तो डिनोमिनेटर में आप लोग देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। ऊपर कितना आया 3.2 इंटू ये हुआ 24, 8 इंटू 3 24, डिवाइडेड में 17। तो इसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो इंटू 5 कर लो, नीचे आपके पास आ गया 85। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर 3.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 16। तो 16 इंटू 24/85 ये आंसर होने वाला है। 16 इंटू 24 भी कर लो, 16 इंटू 24 ये हुआ 384। तो 384/85 देखो कितनी बार गया, 384/85 ये है, 384/85। पहले गया 4 बार, कितना जाएगा 340, तो बच गया 44। तो 4/44/85 ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्या गिवन है इसमें आपको, A shopkeeper increases the selling price of an article by 15%. After increasing the selling price, he noticed that the profit percentage changed from 5% to 15%. The percentage increase in the cost price is what? तो देखो यार, जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ गया 15% से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मैं लिख रहा हूँ ये सीपी है और ये एसपी है, यहाँ पर अगर मेरे पास जो सेलिंग प्राइस था उसको अगर मैं 20 मान रहा हूँ, तो इसको मैंने बढ़ाया है कितना 15%। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चीज है वो कितने की जा रही है, सेलिंग प्राइस यानी कि 23 हो गया, 15% बढ़ा तो। ठीक है, अब उसने नोटिस करा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना बन गया 5% से
15% बन गया। तो यहाँ अगर 15% का प्रॉफिट है दूसरे केस में, तो ये चीज सिंपली 20 होनी चाहिए, तभी तो 15% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब पहले केस में क्या था, 5% का प्रॉफिट था, तो वो कब होगा, वो तब होगा जब इनका रेशियो कितना होगा, 20:21। तो ये जो चीज है ना वो कितनी होनी चाहिए, ये चीज कितनी होनी चाहिए, अगर 20 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 21 है, तो आपने बोला 21/20। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 21/20, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 20। तो आप इसको ऐसे लिखो, 20 × 20/21। अब आप रेशियो लोगे तो आपको दिख जाएगा कि 5% का फायदा है। ये आपको समझ में आया कि हमने सीपीएसपी कैसे लेके। अब आप यहाँ पर देख लो कि इनमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर आप 20 से 20 को हटा दो तो 20 अब बन गया 21, 20 का कॉस्ट प्राइस अब बन गया 21, तो 5% का यहाँ पर इंक्रीमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक क्वेश्चन और है, पहले इस क्वेश्चन को देखो। फिर से वही बात है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा है। आपको बताना है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो कि क्या चीज यहाँ पर पूछी गई है। कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, कॉट पावर 6 थीटा यानी कि कॉस पावर 6 डिवाइडेड बाय साइन पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना बेसिकली ये है, करने के बहुत तरीके हैं। आप ये कर सकते हो कि जो कॉस पावर 6 थीटा है इसको आप इससे रिप्लेस कर लो। जैसे यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर तो सेम टर्म है, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस पावर 6 थीटा क्या होगा, साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा डिवाइड बाय साइन पावर 6 थीटा। इसको काट लो, केवल यहाँ पर साइन स्क्वायर रह गया। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर जो चीज लिखी हुई है आप उसको ऐसे लिख लो, माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज सेम होती है, करेक्ट आंसर है -1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ये रहा, और सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है इसमें आपको। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम, difference between the compound interest for 1 year payable half yearly and the simple interest for 1 year is ₹60। तो वो सम कितना होगा। वो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि जो सम है मनी का वो 16% पर एनम पर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसमें आपको कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है यार, 16% ही मिलेगा, एक साल में तो 16% ही मिलेगा। ठीक है, पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हुआ तो ये हुआ कि जो 16% था हाफ ईयरली में वो 8% बन गया। तो 8% के आपके पास 2 साइकिल है, तो 8% की जब 2 साइकिल होती है क्या रेट बन जाता है, 8 + 8 यानी कि 16, और 8 × 8 डिवाइड बाई 100 यानी कि 16.64%। ठीक है, इनका जो गैप है ना, इनका जो गैप है आपको दिख रहा है वो कितना है, वो गैप आपके पास है 0.64%। तो यार जो 0.64% है उसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 60 रुपए है। यहाँ से आपको 100% की वैल्यू बतानी है, तो 1% की वैल्यू पहले क्या आई, 60 डिवाइड बाई 0.64, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आपका आ जाएगा 100%। ठीक है, काटना चाहते हो तो काट दो, ये आपने काटा तो यहाँ पर 2 जीरो और आ गए। ठीक है, अब कुछ कैंसिल कर दो, यहाँ पर हुआ 16 और यहाँ कितना हो गया, 4 से काटा तो 15 आ गया। ठीक है, और इसको कैसे काटोगे, जैसे यहाँ पर 16 है तो एक बार 4 से इसको उड़ा दो 25, एक बार 4 से इसको उड़ा दो तो 25, 625 × 15, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, 625 × 15, 9375 करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, काफी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।